हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे शीला फोम लिमिटेड को। डिस्कस करने का मेन रीज़न है कि मुझे कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई देता है, इसलिए मैंने आज इसको बाय किया है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो देखेंगे कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से प्रॉफिट इसमें बन पाता है, नहीं बन पाता है, कितना बनता है, वो सब आपके साथ मैं जर्नी में शेयर करूँगा आगे जब भी मैं इसमें एग्जिट लूँगा प्रॉफिट बुक करके। तो फिलहाल तो मैंने इसमें एंट्री ली है, किन बेसिस पे ली है, किस तरीके से ली है, वो सब इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों डिस्कस करेंगे। बट ये किसी भी तरीके का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, आपके सिर्फ सीखने के पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सीखें कि मैं किस तरीके से किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ और उसके बाद उसमें एंट्री किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे लेता हूँ। तो शीला फोम लिमिटेड कंपनी का नाम है, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो ये फोम बनाने वाली कंपनी है, मतलब गद्दे वगैरह जो आते हैं वो इस कंपनी के आते हैं। आपने स्लीप वेल मैट्रिसेस का नाम सुना होगा तो वो इन्हीं का ब्रांड है। एक कर्लॉन ब्रांड है, वो भी इन्हीं का है। तो इस तरीके के इनके ब्रांड हैं। आप इनके बारे में डिटेल में चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़े फाइनेंशियल्स पे अगर हम आएंगे तो आपको कुछ भी ऐसा अमेजिंग नहीं दिखेगा, फिर भी आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूं तो 200 कुछ का इनका बुक वैल्यू है और करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से करीब 3-4 गुना 4 गुना ज़्यादा है। और अगर देखेंगे पी तो 58.9 का है। मीडियन पी अगर आप 5 साल का देखोगे तो 50 का है, और मैक्स में अगर आप देखोगे तो 52 का है। कोई खास अंडर वैल्यूड ये पी के हिसाब से तो नहीं है, बट हमें उसमें अभी इतना ध्यान देना भी नहीं है, क्योंकि अगर पी कम होता है किसी कंपनी का तो हम उसको डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी मानते हैं। लेकिन पी ज़्यादा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई कंपनी ख़राब है। हाँ, थोड़ा वैल्यूएशन हमें थोड़ा ध्यान से चेक करनी होती है कि इतना अभी वो इतना अंडर वैल्यूड इसका मतलब नहीं है अगर उसके मीडियन पी से ऊपर उसका पी चल रहा है। पर उसके भी अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं वो। तो ये इसके पीछे ईपीएस की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो पहले स्टार्टिंग में 2017 के आसपास से जब ये शुरू हुआ था तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी कंपनी में, पर एक स्टेज पे आने के बाद करीब अक्टूबर 2021 से वहाँ से ग्रोथ के बजाय जो इनका ईपीएस है वो डाउनफॉल उसका आता रहा, और अभी फिलहाल काफ़ी अपने लो पे है जितना इनका लास्ट 2019 के आसपास का था। पर नीचे आके हम थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे तो 2020 के बाद से अभी कोई सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ भी इसमें आपको ग्रोथ जैसा नहीं दिखेगा। भले ही क्वार्टरली रिजल्ट्स में अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन और इसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनका ऑल टाइम बोल लो या ऑल टाइम लो बोल लो, दोनों ही लगभग एक ही रेंज में है। 500 के आसपास से सेल इनकी, और 800 तक, बस इतने के आसपास ही इनकी पूरी रेंज है। तो कोई ऐसी ग्रोथ कंपनी में 2020 से अभी तक इसमें नहीं दिख रही है, और वही आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी दिख जाएगा। बट नेट प्रॉफिट में आपको एक डिक्लाइन ज़रूर दिखेगा, भले ही ग्रोथ कंपनी में ना दिखे। अभी जो है क्वार्टर क्वार्टर 31 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही कम है, और उसके हिसाब से इसलिए इसको पीई भी ऐसा मिला हुआ है। कम प्रॉफिट होने का एक मेन रीज़न इनका मार्जिन है, और ऊपर से कुछ इनके इंटरेस्ट वगैरह शायद लोन्स वगैरह इन्होंने लिए हैं, इस वजह से है। तो इस वजह से कम थोड़ा प्रॉफिट है, नहीं तो इनकी सेल्स तो लगभग उतनी है जितनी 2020 के आसपास थी। तो हम नीचे आके और इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या इस कंपनी में और है। अब ये आपका 2012 से जो है ईयरली इनका आपको प्रॉफिट एंड लॉस इसमें दिख रहा है। ये अगर आप देखेंगे तो 900 करोड़ से जो 2012 में सेल्स कर रही थी, अभी अपना 2800 करोड़ के आसपास है। तो ईयरली हिसाब से तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। लास्ट ईयर और इस ईयर इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है 2022-23 में भी जो था लगभग उसी के आसपास है। उससे पहले अच्छी खासी ग्रोथ थी, लेकिन वही मैंने कहा 21 के बाद से ग्रोथ थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई, सेल्स में भी और इनके नेट प्रॉफिट में भी। तो नेट प्रॉफिट भी अभी इनका ऑल टाइम हाई नहीं है, 165 पे, और आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी रेवेन्यू देखेंगे इनका तो 2866 करोड़ का है, जो कि ऑल टाइम हाई नहीं है। लास्ट जो था मार्च 2022 में भी इतना ही था। तो लगभग स्टैग्नेंट से ग्रोथ हो रखी है। तो मोटा मोटा यहाँ ये समझ में आता है कि ओवरऑल ऐसी कोई खास ग्रोथ कंपनी में नहीं है। स्टार्टिंग में 2012 से कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ थी, 2020-21 तक आई, लेकिन उसके बाद से 21 के बाद से कोई ऐसी ग्रोथ नहीं दिख रही है। लगभग स्टैग्नेंट चीज़ें हैं और सब कुछ ठहरा हुआ सा है कंपनी में। अब इतना हमें थोड़ा-सा एक पिक्चर समझ में आ गई, बट इसमें से हमें एक भी रीज़न नहीं मिला कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो हम नीचे थोड़ा और इसको पढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट में अगर आप इसकी देखेंगे तो बोरोइंग्स में एक मैं आपको दिखा देता हूँ। बोरोइंग्स में 570-73 करोड़ यानी ऑल टाइम हाई बोरोइंग्स है। कंपनी ने अच्छी खासी बोरोइंग उठाई है, जो कि पहले 2019 में 31 करोड़ के आसपास थी, वो अभी 500 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज इस कंपनी की बोरोइंग में है। उससे पहले जो बोरोइंग थी कंटिन्यूअसली इन्होंने 2012 से कम करते-करते 31 करोड़ तक लाई थी। फिर और उसी आपको दिखा भी होगा आपको कि 2012 से 19 तक कंपनी में ग्रोथ भी थी, इसलिए कंपनी अपनी बोरोइंग को कम करते-करते 31 तक भी ला सकी। लेकिन उसके बाद से कंपनी की ग्रोथ भी रह गई, और कंपनी ने और बोरो कर लिया पैसा 300 करोड़, 400, 500, और अभी करंटली 500 पे है इनकी बोरोइंग। तो वो बोरिंग का हुआ क्या एक्चुअल में? तो उसमें अगर आप देखोगे तो बोरिंग का यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो फिक्स्ड एसेट जो कंपनी के थे, ये फिक्स्ड एसेट है। ये फिक्स्ड एसेट 2019 में जो 400 करोड़ के आसपास थे, 2020 में बढ़ के डबल हो गए 850 करोड़ के आसपास। और उसके बाद से इन्होंने सीडब्ल्यूआईपी में भी, क्योंकि यहाँ ये इन्होंने बोरिंग उठाई थी 300 करोड़ की, और ये यही 300 करोड़ आप मान के चलिए इसमें ऐड होके 800 करोड़ के आसपास इनके फिक्स्ड एसेट हो गए, यानी कि फिक्स्ड एसेट इनके बढ़े हैं। अब फिक्स्ड एसेट बढ़े हैं बट ओवरऑल रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं आया। अब उसके बाद आप देखेंगे तो ये सीडब्ल्यूआईपी है।
CWIP में भी करंटली जो इनका है 333 करोड़ का सितंबर 2023 के हिसाब से दिखा रहा है CWIP में, जो कि अब तक शायद इनका फिक्स्ड एसेट का पार्ट बन चुका होगा, क्योंकि मैं आगे इसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा ये चीज़। CWIP यानी कि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, जो मतलब इनका पैसा तो खर्च हो चुका है कोई चीज़ डेवलप करने में, कोई फिक्स्ड एसेट डेवलप करने में, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट क्योंकि अभी वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें जैसे मान के चलो कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो फैक्ट्री में पैसा तो लग रहा है लेकिन वो फैक्ट्री अभी ऑपरेशनल नहीं हुई, तो इसलिए वो अभी CWIP में शो हो रहा है। जब वो ऑपरेशनल हो जाएगी तो वो फिक्स्ड एसेट का पार्ट बन जाएगी, यानी कि ये पैसा आपका फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। तो ये 900 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट में ऑलरेडी इनका है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद ये 333 करोड़ का CWIP में भी है, यानी करीब 1200-1300 करोड़ के आसपास इनका जो है ओवरऑल आ जाएगा इसमें। अब थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे 2019 से पहले 19-20 में, अब अगर आप 19 में भी देखें तो 400 करोड़ के आसपास इनके फिक्स्ड एसेट थे। उस फिक्स्ड एसेट पे अगर 2019 के आप प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 134 करोड़ तक का कंपनी दे पा रही थी सिर्फ 400 करोड़ में, और अब टोटल 3 गुना फिक्स्ड एसेट जो है हो जाएगा इनका, क्योंकि 400 करोड़ से अब 1200-1300 करोड़ यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा। तो नेट प्रॉफिट पे भी अगर हम कंपेयर करें उसको लेते हुए, तो लगभग 3 गुना का फ़र्क उस पर पड़ना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। जबकि हमें लगता नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं कि अगर फिक्स्ड एसेट इन्होंने 3 गुना से बढ़ाए हैं तो इनका नेट प्रॉफिट पे भी दिखना चाहिए। बट अभी आप करंटली देखो तो नेट प्रॉफिट पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 134 करोड़ के आसपास जो नेट प्रॉफिट था वो अभी सिर्फ 165 तक ही है, बीच में थोड़ा सा बढ़ा था बट अभी तो अपने लो पे है। तो चलिए नीचे थोड़ा और हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या-क्या है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि बोरोइंग्स जो है इतने बढ़ने का रीज़न, क्योंकि फिक्स्ड एसेट कंपनी ने जनरेट किए हैं, तो बोरोइंग्स में कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग में पॉजिटिव है, कोई इसमें इश्यू नहीं। तो अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो 72.95% थी, जो कंसिस्टेंट रही 2021 के जून से लेकर 2023 के जून तक। उसके बाद कंपनी ने कुछ स्टेक्स अपने बेचे, तो अभी होल्डिंग उनकी 65.48 है, वो भी कंसिस्टेंट है लास्ट 3 क्वार्टर से। और अभी अगर आप देखेंगे तो इनका एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की जो होल्डिंग है, जो पहले 1% 2% के आसपास था, वो अभी बढ़ के एफआईआईज़ का 6% के आसपास हो चुका है। और डीआईआईज़ का अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले 23%, 22%, 21% लगभग इसी के आसपास रिवॉल्व करता है, और अभी 24% के आसपास है। और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो अगर आप देखेंगे तो 2%, 1% के आसपास जो था वो थोड़ा बढ़ के अभी 3.68 के आसपास है, लेकिन ये सेफर साइड पे ही है, क्योंकि सिर्फ 3% पब्लिक की होल्डिंग तो बहुत ही मतलब अच्छे स्टॉक्स में ही होती है। लेकिन ये भी कोई फिक्स नहीं है कि वो स्टॉक अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं दिखता है, बल्कि शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपनी का, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टेक्स हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। और उसमें से भी एफआईआईज़ में आप देखेंगे तो अच्छे खासे स्टेक्स बड़े हैं, और डीआईआईज़ में आप देखेंगे तो डीआईआईज़ में लगभग सेम से स्टेक्स। तो ये तो थे इसके फाइनेंशियल्स। अब फंडामेंटल में एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा इसमें देखने को मिली। कॉन कॉल में जाएंगे तो कॉन कॉल में फेब के कॉन कॉल थे, उसके नोट्स में ही फेब के नोट्स में ही मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने इसको पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ा था इसका पीडीएफ निकाल के, लेकिन इसमें जो इन्होंने आपने नोटिस किया था CWIP में पैसे इनके थे 333 करोड़ के आसपास, जो कि फिक्स्ड एसेट का पार्ट बनने वाले थे। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए वो था, उसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ बस वो शेयर करता हूँ। और अगर आप नीचे यहाँ देखेंगे तो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन कमीशनड एंड ऑपरेशंस इन जनवरी। तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने किया था, अब हमें इससे आइडिया लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जो किया था वो इनका ऑपरेशनल हो गया है जनवरी में। तो वो पैसा अब होपफुली इनका फिक्स्ड एसेट का पार्ट हो जाएगा, जो 333 करोड़ आपने CWIP में देखे। और ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन इनका ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खासा बिजनेस है, वहाँ पे भी काफ़ी मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है, और यही इसी बिजनेस में, फोम वाले बिजनेस में और ये मैट्रेस वाले बिजनेस में। तो वहाँ भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है, और फॉरेन में इन्होंने और एक्सपैंड करने की सोची है। तो मैं ऐसे टाइम पे यही सोचता हूँ कि जब कोई कंपनी इतने टाइम से मतलब काफ़ी टाइम इन्होंने ग्रोथ किया, उसके बाद स्टेगनेंट हो गई हैं कुछ सालों से, और अब ये कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही हैं, वो भी फॉरेन में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनको समझ में आई होगी उधर, इनको लगा होगा उधर अपॉर्चुनिटी है और उधर एक्सपेंड किया जा सकता है, तो वहाँ इन्होंने खर्चा कर रहे हैं। अब जैसा आपने देख पाया इनके फाइनेंशियल्स में कि इनकी बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट है वो कितनी तेज़ी से बढ़ के 900 करोड़ के आसपास हो गए, और अभी भी CWIP पे 333 करोड़ है। तो अगला जब इनका अपडेट होगा अगले क्वार्टर का, तो वो आपको और बेटर इसमें क्लियर पिक्चर दिखेगी। अब इतना तो था फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में ऐसा लग रहा है कि कंपनी में कुछ बेटर होने के आसार हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पहले हुआ था, और अब कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है, यानी कंपनी जब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है तो कुछ सोच के ही बढ़ाती है। जनरली ऐसा होता है, कोई भी चीज़ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके अगर हम टेक्निकल्स में आएँगे तो हमें थोड़ा और बेटर और क्लियर पिक्चर पता चलेगी। तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी कि 2016 के दिसंबर में, और करीब 400-500 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुई थी, और उससे कंपनी ने जो है कुछ सालों तक तो कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, करीब 2020 तक। तो ये करीब 17 से
20 तक, यानी कि 3 साल इस कंपनी ने लगाए पर कोई ऐसी खास ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद जैसे आपने इसके फंडामेंटल, इसके फाइनेंशियल्स में देखा, तो उसके बाद से कंपनी का शेयर प्राइस भी अच्छे से ग्रो हुआ। और अगर आप ये पूरी ग्रोथ को अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ जो है आपका 2020 से अपना ऑल टाइम इसने जो है 223% के आसपास इसने ग्रो किया। और ये इसने ग्रोथ दिखाई सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। अब इतनी अच्छी खासी ग्रोथ थी क्योंकि पोटेंशियल कंपनी में था, कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से स्टैग्नेंट इस कंपनी की फिगर्स रही, रेवेन्यू वगैरह, तो वहाँ से आपको चार्ट में भी अच्छे से दिखेगा कंपनी की जो फॉल था वो भी तगड़ा हुआ। अगर आप इस फॉल को देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से कंपनी अभी अपने लोवेस्ट पे, अगर आप लास्ट इसने का देखेंगे, लास्ट 3 साल का, 2 या 3 साल के अंदर ये अपने सबसे लोवेस्ट पे आ गई है। और इस लोवेस्ट पे करीब 50% 60% के आसपास का फॉल इस कंपनी को है अपने ऑल टाइम हाई से। अब उसमें हम क्या समझ में हमें आता है, ऑलरेडी कंपनी का शेयर प्राइस इतना टूट चुका है जितना उसको टूटना चाहिए था। यानी कि जो आपको फाइनेंशियल्स में कंपनी का स्टैग्नेंट बिहेवियर दिख रहा है, वही आपको इसके प्राइस में भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइस में लोग इसको ओवर वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स अभी कम पोस्ट हो रहे हैं इसलिए आपको पी बढ़ा हुआ दिख रहा है। वो जाहिर सी बात है, पी का बस 2 मिनट का खेल है, प्रॉफिट कंपनी बढ़ाएगी, अपने आप पी जो है इनका आपको अंडर वैल्यूड दिखने लगेगा। तो इसलिए पी पे जब बढ़ा हुआ पी आपको दिखे तो उस पर ज़्यादा आपको ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, कम पी दिखता है तो जाहिर सी बात एक पॉजिटिव साइन है। बढ़े हुए पी पे ट्रस्ट नहीं करना होता है इतना। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए पी का ऐसा ही है, अगले क्वार्टर अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर देगी तो उसी को एनालाइज करके आइडिया लगा लेते हैं कि एनुअल इनका कितना आएगा, और उस हिसाब से पी जो है एडजस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें आप उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब टेक्निकल्स में हमें क्या समझ में आता है, एक आप देखेंगे तो पुराना जब से इस कंपनी का स्टार्ट हुआ है तब से ये जो जिस करंट प्राइस पे कंपनी है, इसमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस पास्ट में ये प्राइस पॉइंट रह चुका है। क्योंकि कंपनी जैसे ही लिस्ट होने के बाद तेज़ी से कंपनी बढ़ी थी और कंपनी ने करीब 90-100% का गेन, यहाँ डबल कंपनी लगभग होने वाली थी, और वहाँ से फिर वापस नीचे फॉल कर गई। और इस जगह पे इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया था एक 90-100% के गेन के बाद। इस पॉइंट पे 925 का ये पॉइंट है। उसके बाद दोबारा कंपनी ने वापस से बढ़ने की कोशिश करी, एक फॉल के बाद दोबारा से 925 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया। फिर तीसरी बार, और अगर आप ये जोन देख लेंगे तो 880 से 90 के आसपास, तो यहाँ पे आपको 4 बार दिखेगा ये टच होता हुआ, ये भी और ये वाला पार्ट भी। बट अगर इस 2 बारी को ही माने, तीसरी बार इसने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। आप देखो कितनी सारी ग्रीन कैंडल्स के साथ इन्होंने कंसिस्टेंटली इसको, अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही डेज जो हैं लगभग, देखिए 30% के आसपास कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल डेज थे। और इससे पहले ऐसे ही डेज यहाँ पे भी थे, लगभग ये हैं आपका, ये भी आपका 30% के आसपास। तो इससे आपको समझ में आता है कि जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा गया तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी, काफ़ी हैवी बाइंग की ज़रूरत पड़ी, तब जाके रेजिस्टेंस इसका टूटा और इसके ऊपर शेयर निकल गया। और जब एक बार इसके ऊपर निकल गया, थोड़ा सा उसने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद से तो ग्रोथ मैंने आपको बताई थी कि इतनी इसने अपनी ग्रोथ दिखाई है। तो ये ग्रोथ दिखाने के बाद अब क्योंकि कंपनी के फिगर्स अच्छे नहीं है, फॉल कंपनी कर रही है। क्यों? कंपनी, मैंने बताया, कैपेसिटी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, उसके लिए उन्होंने लोन भी उठाया है। तो उसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस गिर चुका है। अब गिर के अगर आप लॉन्गर रन में देखेंगे तो आपको दो चीज़ें समझ में आएगी। एक तो ये कि गिर के एक बार कंपनी जो अपने इस 900 रुपये के आसपास वाले, 925 के आसपास वाले सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस जो था पहले, अब वो सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि वो टूट चुका है। तो उस पे एज अ सपोर्ट कंपनी ने लिया एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जो यहाँ पास्ट में हमने नोटिस किया था, इन दो पॉइंट पे, वहीं पे एग्जैक्टली कंपनी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक करके, अगर आप इसकी ग्रोथ भी देखेंगे तो यहाँ से कंपनी ने जो है बाउंस बैक करके करीब 50-1% तक ग्रो किया था। अगर आप यहाँ तक भी लेंगे तो करीब 30-40 के आसपास कंपनी ने ग्रो किया, और उसके बाद से वापस कंपनी नीचे आने की कोशिश करी, फिर बढ़ गई। लेकिन अभी क्या हुआ है, कंपनी वापस से आके यहाँ पे डबल बॉटम्स कंपनी ने लगाए। पहला बॉटम ये लगा और दूसरा बॉटम ये, तो ये दो बॉटम यहाँ कंपनी ने लगा दिए। तो उसके बाद डबल बॉटम का मतलब है कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है डबल बॉटम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बट सिर्फ यही यहाँ पे डबल बॉटम नहीं है, अगर आप इसको चार्ट को वीकली में भी कन्वर्ट कर देंगे तो वीकली में भी आपको दिखेगा कि वीकली में भी एक डबल बॉटम का, ये जो लास्ट उसमें मैंने आपको दिखाया, एक आपका ये था, एक मिनट में आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो एक यहाँ पे बॉटम लगा और एक यहाँ पे इसको बॉटम मांगे, तो ये भी एक डबल बॉटम है वीकली के हिसाब से भी। और अगर आप डेली के हिसाब से देखेंगे तो डेली के हिसाब से एक और आपको डबल बॉटम दिखेगा, वो ये है। यहाँ पे इस सिंगल डबल बॉटम में भी दो डबल बॉटम है। तो इस तरीके से डबल बॉटम भी लगे हैं, तो टेक्निकली एक अच्छे पॉइंट पे कंपनी है ऑलरेडी। अगर आपने इसमें होल्डिंग थी और ये फॉल कर चुकी है तो भी मतलब अगर मेरी होल्डिंग होती, क्योंकि मेरी है नहीं, लेकिन अगर होती तो मैं यहाँ पे एवरेज आउट इसको ज़रूर करता। आपके लिए ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए करता क्योंकि अभी टेक्निकली एक अपना स्वीट स्पॉट पे कंपनी है, यहाँ से बाउंस होने के चांस
बहुत ज़्यादा हैं, बजाय उसके कि कंपनी यहाँ पहले के किसी प्राइस से बाउंस होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंस होने के लिए, हर जगह बाउंस होने के लिए कुछ अगर रीज़न्स कंपनी पे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। और यहाँ पे इनफ रीज़न कंपनी पे है, जितने रीज़न इस पूरे चार्ट में किसी और पॉइंट पे शायद ना हो बाउंस होने के लिए। इसके बाद फिर एक लास्ट जो रीज़न कंपनी में बचता है, वो इसका यही वाला जो सपोर्ट का ज़ोन है, यही बच जाता है। अगर यहाँ कंपनी पहुँच जाएगी तो वो एक और इनफ रीज़न कंपनी पे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर पहुँच भी जाएगी, तो क्योंकि मैंने अभी इसमें थोड़ा, मुझे रिस्की ये लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टैग्नेंट इसकी ग्रोथ रही है, लेकिन ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो मल्टीबैगर भी बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वैसे मल्टीबैगर वाली मुझे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लिखती, लेकिन हाँ, पैसे को डबल कर देने वाली या फिर एटलीस्ट 40-50% का गेन कुछ टाइम में देने वाली, ये मुझे लगता है इस कंपनी में हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से फॉल कर जाता है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा-सा इसको रिस्कियर साइड पे रखा है, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% के आसपास इसमें लगाया है। अगर ये फॉल करता है, अपने इस अगले सपोर्ट पे आ जाता है, जो इसका मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर फिर भी आ गया ये अपने 611 के आसपास के सपोर्ट पे, तो मैं इसमें अपनी 2% की और होल्डिंग बनाऊँगा। अपने पूरे 5% तक मैं इसको एवरी डिप पे जो है बाय करूँगा। तो उसके बाद मैं इसमें और एंट्री नहीं बनाऊँगा। बाकी देखते हैं स्टॉक कैसा रहता है। ये इसका डिटेल्ड मैंने आपको समझा दिया है। होप आपको समझ आया होगा। बाकी आप भी इसको फॉलो करना, कि देखना किस तरीके से स्टॉक मूव करता है। एंट्रीज़ में मत बनाना, वो अपने हिसाब से आप रिसर्च करना, बट देखना। और बाकी मैंने एक और स्टॉक में एंट्री ली है, उसके भी मैं आपको कल शेयर करूँगा शॉर्ट वीडियो में। शॉर्ट वीडियोज़ को मेरी देखा कीजिए, उसमें मैं सारे ही एंट्रीज़ अपनी डिस्कस करता हूँ, जब-जब मैं लेता हूँ। कोशिश करता हूँ उसी में सब कवर हो जाए, पर इसमें मुझे लगा आपको थोड़ा-सा लंबी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी मुझे समझाने में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।